नमस्ते। भारतीय कला साहित्य और संस्कृति से संबंधित संभावित प्रश्न की श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। इसके पहले जो है ऑलरेडी हमने 4 लेक्चर कवर किए हैं और 4 लेक्चर में हमने अब तक उसमें करीब 85 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। उसमें कुछ पहले तो सिंपल क्वेश्चन लिया था मैंने, उसके बाद फिर उसमें जो मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था उसको भी कवर करने के प्रयास किए थे। अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और साथ में ये भी ध्यान रखना है हमें एक्चुअल में कि ये जो भारतीय संस्कृति या जो कला स्थापत्य है, इनका सीधा संबंध एक प्रकार से भारत के इतिहास से है। तो ऐसी भी अगर मान लो इस सेक्शन को कवर करते हैं तो भारत का इतिहास भी हमारा साथ में कवर होता जा रहा है। तो हालांकि जो है भारत के इतिहास को अलग मुझे डिस्कस करना भी है उसमें एमसीक्यूज के बेसिस पर, संभावित प्रश्न की श्रृंखला के बेसिस पर, मगर अभी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम सिर्फ संस्कृति के हिस्से को ले रहे हैं और इसके बाद फिर इसमें जब उसमें भारत के इतिहास की जब बात करेंगे तो उसमें डिटेल्स और बात करेंगे। तो चलते हैं सीधे प्रश्न की तरफ। अब इसमें जो है मैंने अभी तक इसमें 85 क्वेश्चन कवर किया था। तो अब यहां से देखना है हमें कि अब इसमें आगे प्रश्न क्या है। 86 प्रश्न इसमें से कि प्रश्न आपके सामने है। अब इसमें देखो, अब यहाँ जो प्रश्न है जो दे रखा है एक्चुअल में बराबर की पहाड़ी से संबंधित है ये। तो पहले तो थोड़ी सी ये बता दूं मैं कि बराबर की जो पहाड़ी है, ये जो बराबर की पहाड़ी की बात कर रहे हैं, तो बराबर की पहाड़ी में जो है गुफाओं का निर्माण बहुत पहले जो है मतलब मौर्य काल में सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। सम्राट अशोक ने जो है बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया था और उसको जो आजीवक संप्रदाय के जो अनुयायी हुआ करते थे उसको उसने दान में दे दिया था एक प्रकार से निवास करने के लिए। और उसमें से जो 3 पहाड़ी जो है, जिसे कह रहे हैं सुदामा पहाड़ी है, कर्णचौपर गुफा, सुदामा पहाड़ी में बराबर की पहाड़ी में जो है एक सुदामा गुफा है, कर्णचौपर गुफा है, विश्व झोपड़ा गुफा है, इस प्रकार से कई 4 गुफाएं हैं उसमें। ये अब उसमें 3 गुफाएं ऐसे हैं जिनमें सम्राट अशोक के जो है अभिलेख मिले हैं। उस अभिलेख से जानकारी मिलती है कि उसको आजीविका को उसने दान में दे दी है, उसको निवास कर दिया है, उसके निवास के लिए उनको समर्पित कर दिया है। इसके अलावा जो है मौर्य काल से संबंधित एक और पहाड़ी है, मतलब उसमें और गुफाएं हैं जिसे बोलते हैं नागार्जुनी की पहाड़ी। तो नागार्जुनी की पहाड़ी में जो है सम्राट अशोक के जो है उसके पौत्र हुआ करते थे दशरथ, उसने जो है वहां पर गुफाओं का निर्माण करवाया था और उसको भी उसने आजीवकों को दान में दे दिया था। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि बराबर की पहाड़ी में सम्राट अशोक ने जो है उसमें 4 गुफा का निर्माण किया और वैसे ही इस तरफ दशरथ ने जो है नागार्जुनी की पहाड़ी में उसने गुफाओं का निर्माण किया है और सबको जिसने आजीवक संप्रदाय के जो अनुयायी थे उनको दान में दे दिया। तो उसी से संबंधित ये प्रश्न है। प्रश्न ये है कि बराबर की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो गलत क्या है उसमें पहचान करनी है। 4 स्टेटमेंट दे रखा है। पहले स्टेटमेंट दे रखा है इसमें बराबर की पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। सम्राट अशोक वहां पर 4 गुफाओं का निर्माण किया था, जिससे मैंने नाम बताया, एक सुदामा गुफा कहते हैं, कर्ण चोपर का गुफा कहते हैं, विश्व झोपड़ा गुफा कहते हैं, एक लोमस ऋषि ऋषि का गुफा कहते हैं। ये 4 गुफाएं हैं। अब उसमें सेकंड ऑप्शन क्या है, 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख मिले हैं, ये बिल्कुल सही कह रहा है। देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि उस 3 गुफाओं में उनमें से जो बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाएं हैं उनमें से 3 में जो है सम्राट अशोक के जो है अभिलेख मिले हुए हैं। और जैसे भी जानते हैं कि सम्राट अशोक के जो लेख है उनका वो प्राकृत भाषा में हुआ करता था और साथ में इनकी लिपि हुआ करता था मुख्यतः ब्राह्मी लिपि। तो इस बात को भी ध्यान रखें, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया हुआ उसमें, साथ में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। तो बी ऑप्शन भी क्या है, बिल्कुल सही है। उसका सी ऑप्शन, ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीवकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। मतलब ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर जो 1 2 3 जो गुफा है उसमें जो लेख मिलता है उसमें सम्राट अशोक का, वो अभिलेख से जानकारी मिलता है कि उन गुफाओं को उन्होंने आजीवकों को समर्पित कर दिया है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। इसमें ऊपर के 3 A B T और C स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये कि अगर मान लो हम डी ऑप्शन नहीं भी जानते इनकेस, तो भी उनको सही उत्तर माना जा सकता है और एग्जाम हॉल में ऐसे ही करना होता है। इसमें और पढ़ करके इनको टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, इनको सीधा सॉल्व करके आगे बढ़ जाने की आवश्यकता होती है। मगर फिर भी अभी चूंकि हम इसको सीख रहे हैं तो देखते हैं इसमें गलत क्यों हो रहा है। जैसे कह रहे हैं कि ये जो अभिलेख है ये ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के है। तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, ईसा पूर्व मतलब क्या हुआ कि ईसवी सन के पहले, और कब की बात कर रहे हैं, 6ठी शताब्दी मतलब 600 ईसा पूर्व की बात कर रहा है। तो भाई 600 ईसा पूर्व तो भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के कालखंड है, वो तो महाजनपद काल है। जबकि एक्चुअली मौर्य काल के बारे में जानते हैं कि मौर्य काल का मतलब कब की बात है, वो 400 BC से लेकर के 200 BC तक रफली। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। तो उत्तर क्या आया है हमारा, सी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, ये अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। और क्योंकि अभी भी जो है वैसे वर्तमान में कहते हैं कि भारत सरकार सांस्कृतिक
पुनर्जागरण के लिए काम कर रहे हैं, तो मैंने भी सोचा कुछ मंदिर से संबंधित थोड़ा अच्छा प्रश्न बनाया जाए। और इसमें पर्टिकुलरली ये मंदिर स्थापत्य की रचना से संबंधित है। देखो भारत में जो है मंदिर निर्माण के रूप में मंदिर मंदिर निर्माण के रूप में के लिए मुख्यतः तीन स्टाइल प्रचलित रहे हैं। मुख्यतः तीन स्टाइल प्रचलित रहे हैं। एक उसमें से नागर शैली कहते हैं, दूसरा उसमें जो है वेसर शैली कहते हैं, और तीसरा उसमें जो है द्रविड़ शैली। जो नागर शैली है एक्चुअल में, वो जो नागर शैली है उसको ऐसा कहा जाए, जो हिमालय से लेकर के इधर जो विंध्याचल पर्वत है, तो यहाँ पर नागर शैली के मंदिर बने। उसके बाद ये विंध्याचल पर्वत से, ये जो विंध्याचल पर्वत है वहां से इस प्रकार से ये कह सकते हैं यहाँ पर जो कृष्णा नदी है, दोनों के बीच के जो क्षेत्र में जो मंदिर बने उनको बोलते हैं वेसर शैली का। उनको बोलते हैं वेसर शैली का। ये नागर शैली और ये वेसर शैली, और दक्षिण में जो मंदिर बने उसे बोलते हैं द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली की। तो प्रश्न कभी अगर मान लो ऐसा भी आता है कि नागर वेसर और द्रविड़ का संबंध किससे है, तो ये मंदिर निर्माण की शैली ही है। ठीक है। नागर शैली जो मुख्य रूप से गुप्त काल में विकसित हुआ है, और द्रविड़ शैली मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो पल्लव के समय, पल्लव वंश के साथ साथ से दक्षिण में 7वीं 8वीं सदी के आसपास में उसने आधार दिया, और थोड़ा आगे कालखंड में भी। और उसके बाद फिर चोल ने उसमें एक उत्कृष्ट स्तर तक उसने मंदिर बनवाया। हालांकि बाद में फिर इसमें और भी कई शासक हुए। उसमें बाद में फिर इसमें जो जो उसमें जो 14वीं 15वीं सदी के आसपास में जब उसमें चालुक्य जब आए, उसमें मतलब उसमें नायक वंश आए, उस सबने विकास किया था। ठीक है। तो वो तो क्या, द्रविड़ शैली। उसके बाद जो वेसर शैली है उसमें नागर की कुछ विशेषताएं और द्रविड़ की कुछ विशेषताएं, दोनों की कुछ मिली जुली विशेषताएं, तो उससे एक नई शैली बन गया जिनको कहते हैं वेसर शैली। तो एक प्रकार से नागर शैली, वेसर शैली और द्रविड़ शैली, ये भारत में जो है मंदिर निर्माण के तीन शैली विकसित हो गए। हालांकि क्षेत्रीय बेसिस पर जो है इनको अलग अलग नाम से और पुकार देते हैं, वो अलग बात है। अब अब इसमें जो है प्रश्न पूछा हुआ है हमें कि भारत की मंदिर स्थापत्य की निम्नलिखित संरचना के संदर्भ में, देखो ये मंदिर जो बताया मैंने कि शैली में ये अलग अलग उसके जो है स्ट्रक्चर है, संरचना है ये। अब उसमें से पूछ रहा है उपर्युक्त में से कौन से मंदिर स्थापत्य संरचना का नागर शैली से संबंधित नहीं है। मतलब इसमें पूछ रहे हैं कि नागर शैली से संबंधित कौन सा ये फीचर नहीं हुआ करता था। देखो अभी जैसे कि उसमें पिछले कुछ समय पहले जो है इधर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो है उधर जो भगवान राम का जो मंदिर बना है अयोध्या में, वहां पर उसमें धर्म ध्वजा का उसमें आरोहण किया था, वो भी जानते हैं। और वो स्वयं जो अयोध्या में जो भगवान राम का जो मंदिर बना है वो भी किस शैली में बना है, वो नागर शैली में बना हुआ है। वो नागर शैली का उदाहरण है। तो अब उसमें उस तरह के मंदिर अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में भी कई सारे मंदिर देखते हैं उसमें से। हालांकि छत्तीसगढ़ थोड़ा बीच वाला क्षेत्र में है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं मिली जुली मिलता है, मगर हाँ कई मंदिर जो है नागर शैली की है, हालांकि कुछ मंदिर जो है वेसर शैली की है। छत्तीसगढ़ में समानतः जो है जो द्रविड़ शैली के जो मंदिर है, ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं है हमारे पास में। अब इसी में क्या देखो, अब ये कह रहे हैं कि जो नागर शैली के जो मंदिर बनते हैं उनकी विशेषताएं देखो, एक्चुअल में समझ लो, थोड़ा बेसिक समझते हैं। तो कोई भी जब मंदिर बनाया जाता है तो सबसे पहले क्या होता है, एक ऊंचा चबूतरा बना दिया जाता है। सामान्यतः क्या होता है, ऊंचा ऐसा चबूतरा बना दिया जाता है, और इसी ऊंचे चबूतरा को बोलते हैं जक्ति। इसे बोला जाता है जक्ति। अब जक्ति के बाद, जक्ति एक प्रकार से क्या हुआ, ऊंचा चबूतरा हो गया। अब जप्ती जो है ऊंचा चबूतरा हो गया, और इसी में क्या होता है, इसमें सीढ़ी भी बना दिया जाता है। इसमें ऊपर चढ़ने के लिए क्या है, सीढ़ी बना दिया गया इस प्रकार से। अब एक जप्ती बन गया। अब जप्ती के ऊपर जो है यहाँ पर बड़े बड़े खंभे लगे होते हैं, जानते हैं, बड़ा खंभा बना दिया जाता है, ऐसा बड़ा खंभा बना दिया। ठीक। और बड़े खंभा के ऊपर में क्या है, ऊपर में कैसे छत बना दिया जाता है। ऊपर में क्या है, एक छत बना दिया। तो छत बनाने का मतलब क्या हुआ, अब ये बीच में क्या है, एक मंडप बन जाता है। इसे बोलते हैं मंडप। तो ये जो निर्माण, ये जो संरचना बनता है, इसे बोला जाता है मंडप कहते हैं, मंडप। और कभी कभी इनको जो है सभा कक्ष भी कहते थे। इनको बोलते हैं मंडप, या फिर जो है सभा कक्ष भी कह देते हैं। अब ये है, अब इसके बाद फिर इसी क्रम में होता है कि जब इसके अंदर जब प्रवेश करेंगे, तब सबसे अंदर में जहां पर भगवान की मूर्ति रखा होता है उसे बोलते हैं गर्भगृह। उसे बोलते हैं गर्भगृह, गर्भगृह। अब इसी गर्भगृह के बिल्कुल ऊपर एक शिखर बना दिया जाता है। इसी गर्भ के ऊपर जो है एक शिखर बना दिया जाता है, और शिखर के ऊपर में जो है ऐसा एक गोल, ऐसा जो है एक और इस प्रकार से संरचना बना दी जाता है, जिनको बोलते हैं अम्लक। तो ये शिखर हो गया, ये शिखर हो गया, और इसे क्या बोलते हैं, अम्लक कहते हैं। और अम्लक के ऊपर में बिल्कुल कभी कभी यहां पर ऐसे क्या है, एक कलश को बिठा दिया जाता है।
यहाँ पर कलश रख दिया जाता है, और यहीं पर कभी बीच बीच में यहीं पर जो है एक प्रकार से यहाँ पर धर्म ध्वजा ही रख दिया जाता है। इस तरह से ये मंदिर की संरचना होती है किसकी? नागर शैली की। ये संरचना होती है किसकी? नागर शैली की। इस तरह से ये तो ये एक्चुअली तो इस बात को ध्यान में रखना है हमें इसमें कि इसमें एक सबसे निचले जो है स्थल में जो है निचले जो मजबूती स्तर देने में क्या होता है? जख्ती होता है ऊंचे संरचना के रूप में। उसके ऊपर में जो है बड़े स्तंभ, तो किसी में से एक मंडप बना दिया गया, एक सभा कक्षा, किसी में दो सभा कक्षा, किसी में 3 4 5 6 7 तक ऐसे सभा कक्षा बनाते हैं। उसके बाद सबसे अंदर जो है अंतरतम जो हिस्सा होता है उसमें गर्भगृह, जहां पर भगवान की मूर्ति रखा होता है, और उसी से संबंधित ऊपरी हिस्से में क्या बना देते हैं? एक शिखर बना देते हैं, और शिखर के ऊपर में एक ऐसा गोल सा एक जो है जहां पर कलश को स्थापित कर सके, वैसा बोलते हैं एक अमलक। और उसके ऊपर में वहीं पर साइड में फिर उसके ऊपर में क्या है? कलश को स्थापित कर दिया जाता है, या फिर उसमें कोई और संरचना, और साइड में यहीं पर लगा होता है धर्म ध्वज। इस तरह से तो ये जो है नागर शैली में जो है मंदिर निर्माण की संरचना इस प्रकार की होती है। अब उसने पूछ रहे हैं हमसे, अब ये तो उनकी संरचना हो गया। अब प्रश्न पूछ रहे हैं उपर्युक्त में से कौन से मंदिर स्थापत्य संरचना का नागर शैली संबंधित नहीं है। अब देखो यहाँ पर जख्ती सबसे सूर्य संरचना हुआ, उसके बाद फिर इसी में मंडप बनता है, मंडप से क्या बनता है? गृह, गर्भगृह बनता है, और गर्भगृह से फिर आगे क्या बनता है उसमें? इसमें जानते हैं किसमें क्या है? शिखर। गर्भगृह से आगे क्या बनता है? शिखर। शिखर मतलब वो सजा ऊपर संरचना, त्रिभुजाकार संरचना। उसके बाद यहां से क्या है? अमलक, और अमलक से क्या होता है? कलश। तो इस प्रकार से भी संरचना समझ सकते हैं। तो ये सभी के सभी एक्चुअल में क्या है? नागर शैली की विशेषता है। तो इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो उनकी विशेषता नहीं है। तो उत्तर क्या आएगा हमारा? डी। देखो केवल इतना बेसिक समझ लेने से जो है ये नागर शैली की विशेषता है। वैसे जब आगे इसमें जब प्रश्न आएंगे तो उसमें द्रविड़ शैली के मंदिर भी आएंगे, तो उनको भी डिस्कस कर लेंगे हम। तो इससे अगर ये प्रश्न अगर कहीं से भी अगर आया इस प्रकार से, तो इसको थोड़ा सा मैनेज करना है और समझ लेना है। ये अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये है, ये छोटा सा प्रश्न है एक। एक छोटा सा प्रश्न है एक्चुअल में, और इसमें जो है इसमें जो है प्रश्न पूछा है हमसे प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस। देखो ये मुद्रा राक्षस जो है एक प्रकार से देखा जाए तो गुप्त काल में रचा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण जो है एक संस्कृत नाटक है बेसिकली ये। ठीक है, और ये जो है एक्चुअल में एक महत्वपूर्ण रचनाकार हुआ करते थे, एक नाटककार कह सकते हैं। वहां था विशाखदत्त, इसने रचना किया था। हालांकि विशाखदत्त की एक और रचना है, विशाखदत्त की एक और रचना है देवी चंद्र गुप्तम। देवी चंद्र गुप्तम, देवी चंद्र गुप्तम मतलब ये गुप्तम से संबंधित है। इसमें जो है एक कुमार देवी और साथ में जो है रामगुप्त, कुमार देवी भी साथ में इसमें रामगुप्त, उनकी जानकारी मिलती है। अब इसमें जैसे कि दूसरा क्या है? मुद्रा राक्षस है। तो मुद्रा राक्षस में बेसिकली कुछ तो उसमें जो है मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है, और साथ में इसमें जो है गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि पूछ क्या रहा है? मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे ये पूछ रहा है। तो उत्तर क्या होगा हमारा? विशाखदत्त। तो विशाखदत्त की दो रचनाओं का नाम बताया मैंने, एक देवी चंद्र गुप्तम है, देवी चंद्र गुप्तम एक्चुअल में संस्कृत में लिखा गया है, और दूसरा इसमें क्या है? मुद्रा राक्षस। ठीक है, अब इसके अलावा जो है इसमें 3 नाम और दे रखे हैं, 3 नाम और दे रखे हैं। इसका मतलब क्या क्या हुआ? जैसे एक नाम तो क्या है? हेमचंद्र सूरी है। तो इसकी भी एक रचना को देख लेते हैं। इसकी एक रचना हुआ करता था परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन करके। ये एक्चुअल में एक जैन ग्रंथ है बेसिकली, ये जैनी थे बेसिकली, जैन धर्म के अनुयायी थे हेमचंद्र सूरी जो है, और उन्होंने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा था, जैन ग्रंथ लिखा था परिशिष्ट पर्वन करके। ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है, यहां तक यूपीएससी में पूछा हुआ है। तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखना है कि परिशिष्ट पर्वन किसकी रचना है? तो हेमचंद सूरी की रचना है ये। ठीक है, और वैसी कामंदक, एक कामंदक भी जो है गुप्त काल में एक बहुत महत्वपूर्ण जो है संस्कृत के जो है कह सकते हैं कि एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है एक विचारक थे, दार्शनिक थी, ऐसा कह सकते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के जो है उनके अनुयायी थे, ऐसा कह सकते हैं। कामंदक जो है ये मुख्य रूप से खुद कश्मीर में रहता था,
मगर जो है वह गुप्त काल में जो है, गुप्त काल का मतलब ये कि उसको जो कुमार गुप्त प्रथम जो हुआ करते थे, कुमार गुप्त प्रथम जो हुआ करते थे, उन्होंने उनको पाटलिपुत्र बुलवाया था। ठीक है, और उसने फिर बाद में फिर समुद्रगुप्त और बहुत सारे और जो उसमें जो कुछ जो उस क्षेत्र के जो जो उनके अधिकारी थे, उनको शिक्षित भी किया था। तो कानंदक कामंदक की एक बहुत महत्वपूर्ण रचना होता है नीति सार। उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण रचना होता है नीति सार। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि कामंदक की एक रचना कौन है, नीति सार है। हेमचंद सूरी की एक रचना कौन है, परिशिष्ट पर्वन है। और वैसे पतंजलि, तो पतंजलि ने है, जानते हैं कि ये जो है पतंजलि एक प्रकार से जो है जो पुष्यमित्र शुंग हुआ करता था उसके दरबार में हुआ करता था पतंजलि। और पतंजलि तो जानते हैं यहाँ जो है योग सूत्र का प्रतिपादन किया, योग सूत्र की रचना किया, और अपने योग सूत्र के माध्यम से उन्होंने योग दर्शन का प्रतिपादन किया। पतंजलि में उसी पतंजलि की बात कर रहा हूं। इसने एक और ग्रंथ लिखा था महाभाष्य। इसका एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है, महाभाष्य। तो पतंजलि की हमें दो रचना को जानना है, एक क्या है योग सूत्र है जिसमें पतंजलि ने योग दर्शन का प्रतिपादन किया, जबकि दूसरा इसमें क्या है, महाभाष्य है। इसके अलावा मैंने जो बताया कि हेमचंद सूरी का जो है, हेमचंद्र सूरी का जो है एक परिशिष्ट पर्वन है, और कामंदक की एक रचना क्या है, नीति सार है। और विशाख दत्त, जैसे मुद्रा राक्षस के बारे में पूछा गया, तो मुद्रा किस रचना है, विशाख दत्त की रचना है। और उसमें दूसरी उसमें एक रचना और कौन सी है, देवी चंद्रगुप्तम। तो कम से कम इतने फैक्ट्स को दिमाग में रखना है हमें। मतलब एक प्रश्न अगर मान लो आया तो उस प्रश्न से संबंधित जितने सारे फैक्ट्स और मान लो हो सकते हैं उनको हम कवर कर ले। तो अगले बार जरूरी नहीं कि यही फैक्ट्स रिपीट हो, यही क्वेश्चन रिपीट हो, मगर हाँ इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न बन जाने चाहिए। मतलब मेरा पर्पस जो है केवल इतना ही कि बस केवल क्वेश्चन बता देने से बस वो काम नहीं चलेगा कि हाँ इसका उत्तर ये है। ये थोड़ा समझना है एक्चुअली हमें वो, क्योंकि अब आगे कोई परीक्षा होंगे तो उसमें कोई भी प्रश्न अगर यहाँ से पूछते हैं, महाभाष्य पूछा, योग सूत्र से लेकर पूछा, देवी चंद्रम किसकी रचना है ये पूछा, नीतिसार किसकी रचना है ये पूछा, परिशिष्ट पर्वन किसकी है ये रचना पूछा, मुद्रा राक्षस किसकी रचना ये रचना पूछा, तो यहाँ से बन जाएंगे। तो इस बात को अच्छे से समझना है। अब उसके बाद अगला प्रश्न, तो उत्तर क्या है हमारा, सी। अगला प्रश्न, अब ये कह रहे हैं भारत की स्थापत्य संरचना की निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चलो इसमें 4 युग्म दे रखे हैं। अब उसमें पूछ रहे हैं कि उपर्युक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित है, मतलब सही क्या है हमें ये बताना है इसमें। देखो एक तो पहले दे रखा है एलिफेंटा, और साइड में लिख रखा है गुफा। देखो एलिफेंटा जो है जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, एलिफेंटा की गुफा जानते हैं। और एलिफेंटा की गुफा जो है, एलिफेंटा की जो गुफा जो है एक प्रकार से जो महाराष्ट्र में जो मुंबई के पास में एक द्वीप है बेसिकली, ठीक है, वहां पर स्थित है ये। और उस गुफा में बहुत सारे जो है बहुत सारे अलग अलग उसमें उस एलिफेंटा की गुफा में बहुत सारे इसमें क्या है, एक प्रकार से मूर्तियां बनाई गई कह सकते हैं उसमें, एक प्रकार से मंदिर ये कह सकते हैं ये। और ये बेसिकली जो है एलिफेंटा गुफा एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये एक्चुअल में जो इस तरफ जो दक्षिण वाला क्षेत्र में जो राष्ट्रकूट वाला शासक था, राष्ट्रकूट वंश के शासक हुआ करते थे, उनके सबके द्वारा बनवाया गया था ये। ठीक है, तो उसमें हालांकि बात की संरचना में और भी है। तो एलिफेंटा गुफा में जैसे उसमें मुख्य रूप से उसमें शैव भगवान शिव के संबंधित उसमें कुछ संरचनाएं मिलती है, उनकी मूर्ति वगैरह मिलता है, जैन धर्म से संबंधित मिलता है। हालांकि उसमें बौद्ध की संरचना कुछ नहीं मिलती है, बुद्ध की बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ नहीं मिलता है। तो वो क्या है बेसिकली ये गुफा है। तो एलिफेंटा में बेसिकली क्या है, वो गुफा संरचना है। ये बिल्कुल सही बात है ये। उसके बाद दूसरा कह रहे हैं श्रवण बेलगोला, और वहां पर सीध में दे रखा है मूर्ति। देखो श्रवण बेलगोला जो है बेसिकली जो है ये कर्नाटक में जो बादामी वाला क्षेत्र है, कर्नाटक में जो है जो बादामी वाला क्षेत्र है वहां पर एक महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता, महत्वपूर्ण स्थान है जिनको बोलते हैं श्रवण बेलगोला। श्रवण बेला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पर जो है जो जैन धर्म में सबसे पहले जो तीर्थंकर हुए ऋषभ देव, जैन धर्म में सबसे पहले तीर्थंकर हुए ऋषभ देव, उनके एक पुत्र कहते हैं, उनके एक पुत्र कहते हैं गोमतेश्वर, उनके एक पुत्र कहते हैं गोमतेश्वर, इसे मतलब भगवान गोमतेश्वर कहते हैं। और इसी को कभी कभी जो है बाहुबली भी कहा जाता है, इनको बाहुबली भी कहा जाता है, भगवान गोमतेश्वर। और ये एक्चुअल में क्या बता रहा हूं मैं कि श्रवण बेलगोला में जो है भगवान उसमें ऋषभ देव जो जैन धर्म के सबसे पहले जो है तीर्थंकर हुए, उसके पुत्र जो है गोमतेश्वर भगवान का जो है एक बड़ा सा एक काले ग्रेनाइट पत्थर में बनाया गया एक मंदिर है, एक मूर्ति है बेसिकली ये। ठीक है, और वहां पर 12 वर्ष में जो है एक वहां पर पर्व होता है, एक उसमें कह सकते हैं महोत्सव होता है जिसको कहते हैं महामस्तिका।
महोत्सव कहते हैं ये, महामस्तिका महोत्सव कहते हैं, जो 12 वर्ष में एक बार होता है। उस मूर्ति को जो है, जो भगवान श्रवण बेलगोला की जो मूर्ति है, ठीक है, जिनको भगवान गुप्तेश्वर भी मूर्ति भी कहते हैं, श्रवण बेलगोला में जो गुप्तेश्वर मूर्ति है, उनको दूध दही घी और ये सबसे नहलाया जाता है, महामस्तिका अभिषेक कहते हैं एक्चुअल में ये। तो यहाँ भी बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर जो है इसमें क्या है, सप्त पैगोड़ा। देखो सप्त पैगोड़ा का संबंध किसका है, मंदिर दे रखा है यहाँ पर। देखो सप्त पैगोड़ा का मतलब क्या है, जैसे कि बोलते हैं कि सप्त पैगोड़ा मतलब क्या हो गया, उसमें कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है उसकी बात कर रहे हैं। ये एक्चुअल में किसकी बात कर रहे हैं, कोणार्क में, कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सात पैगोड़ा, इसी को बोलते हैं सात पैगोड़ा का मतलब ये, उसमें उसमें 7 रथ बने हुए हैं इसी बेसिस पर, मतलब उसमें रथ बने हुए हैं, उसमें 7 घोड़े खींच रहे हैं, और इसी के बेसिस पर साथ में चारों तरफ क्या बने, उसमें रथ के पहिए बने हुए हैं, और साथ में सामने से ऐसा 7 घोड़े जोते हुए ऐसा प्रतीत होता है। भगवान सूर्य को समर्पित ये मंदिर है। जानते हैं कि ये जो सूर्य मंदिर है कोणार्क में, उसको जो है गंग वंश के शासक हुआ करते थे नरसिंह वर्मन करके, उसने बनवाया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये बात को ध्यान रखने, सप्त पैगोड़ा मतलब किसकी बात कर रहे हैं, कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है उड़ीसा में इस तरफ, उसकी बात कर रहा हूं, और ये बिल्कुल सही है। और कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है वो गंग वंश के शासकों ने बनाया था, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो तीसरा भी सही है। तो इसमें 1 2 3 तीनों सही है अभी तक। उसके बाद फिर डी ऑप्शन देख लेते हैं। अब डी ऑप्शन में क्या है, गोपुरम है। देखो गोपुरम का मतलब यह है कि उसको ऐसे समझिए, जो दक्षिण भारत में जो है, जो द्रविड़ मंदिर निर्माण की जो संरचना है, द्रविड़ी मंदिर निर्माण की संरचना है, उसमें जो प्रवेश द्वार बनाया जाता है, उसमें जो प्रवेश द्वार बनाया जाता है, उसी प्रवेश द्वार को बोला जाता है गोपुरम। उस प्रवेश द्वार को क्या बोलते हैं, गोपुरम। तो गोपुरम एक प्रकार से क्या हुआ, जो द्रविड़ द्रविड़ जो मंदिर निर्माण की जो शैली है, उसमें जो मंदिर में प्रवेश करने के लिए जो प्रवेश द्वार बनाया जाता है, उसी प्रवेश द्वार को क्या बोलते हैं, गोपुरम कहते हैं। तो ये यहाँ भी बिल्कुल सही है। तो ये चारों, इस चारों जो इसमें जोड़े दे रखे हैं, ये बिल्कुल सही है। तो उत्तर कौन सा आएगा हमारा, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। अब ये प्रश्न है मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र। मणिभद्र एक प्रकार से मौर्यकाल की मूर्ति की बात हो रही है, और मौर्यकाल की मूर्ति का मतलब ये हुआ, देखो मौर्यकाल की मूर्ति का मतलब उसमें कह रहे हैं कि मणिभद्र मतलब क्या है, यक्ष। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक बता दूं मैं। इसके पहले के लेक्चर में मैंने जो है एक बताया था कि जो सांची के जो स्तूप है, सांची के जो स्तूप है, और सांची की स्तूप में मैंने वहां पर उनको बताया था तोरण में, तोरण का मतलब क्या होता है, उनका द्वार। जैसे कि वहां पर दक्षिण में जो है नागर शैली में बताया मैंने, द्रविड़ शैली में बताया मैं, इसमें गोपुरम कहते हैं। तो नागर शैली में जो है इसमें प्रवेश द्वार होता है, वहां पर उसको सजाने के लिए एक तोरण बनाया जाता है। तोरण सामान्य भाषा में जानते हैं, पहले भी इसमें गणेश चतुर्थी करते थे, उसमें फिर तोरण गुत्थे थे, ऐसे इस प्रकार से। तो तोरण एक प्रकार से क्या था, तो तोरण उसमें जो सांची की स्तूप है उसके जो प्रवेश द्वार बना है, उसमें तोरण में सजाने के लिए उसमें क्या बनाया गया है, सम्राट अशोक और साथ में उनकी 2 रानियों को उसके मूर्ति बनाया गया है। और उसी को बताया था मैंने, उनको क्या बोलते हैं, साल भंजिका कहते हैं, साल भंजिका, ये बताया था मैंने, ये साल भंजिका। तो साल भंजिका मूर्ति निर्माण शैली भी कह देते हैं एक्चुअल में वो। तो बेसिकली इसमें ऐसे कहते हैं कि वो सम्राट अशोक नहीं, बल्कि वो एक्चुअल में जो है कोई यक्ष की जो है मूर्ति है, ऐसा कहते हैं, यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति है, ऐसा कहते हैं। तो इसी संदर्भ में हम देखना है, तो यही प्रश्न पूछ रहा है कि मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति कहां से मिला हुआ है। ठीक है, मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष, यक्ष मतलब बेसिकली क्या हुआ, वो एक यक्ष मतलब एक प्रकार से देवता मान के चलिए, ठीक है, नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान प्राप्त हुआ है। अब देखो लौरिया नंदनगढ़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहां पर जो है सम्राट अशोक के जो है उसमें जो 7 उनके जो इस बृहद स्तंभ लेख मिले हैं, उनमें से एक स्तंभ लेख कहाँ मिले हुए हैं, लौरिया नंदनगढ़ में मिला हुआ है। ये एक्चुअल में बिहार में चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर ही लौरिया नंदनगढ़ है। वही एक और जगह है लौरिया अरेराज करके, वहां भी जो है सम्राट अशोक के जो है बृहद स्तंभलेख मिले हुए हैं। 7 स्तंभलेख मिले हुए हैं 6 जगहों से। उसके अलावा तो जानते हैं इस तरह जो है सारनाथ में भी है, वैसी सेम जो है जो रामपुरवा जो कह रहा हूं, मगर हाँ ये मूर्ति यहाँ पर नहीं मिला है। यहाँ तो यहाँ से बृहद स्तंभलेख मिला हुआ है सम्राट अशोक के। वैसी सेम जो है रामपुरवा में, तो रामपुरवा भी बिहार में है,
और यहाँ पर जो है इसमें सम्राट अशोक के जो वृहद स्तंभ लेख है वो मिला हुआ है, ना कि ये इसके नाम वाला अंकित मूर्ति। वैसे क्या है, बेसनगर, ये बेसनगर गुप्त काल में बहुत महत्वपूर्ण था, मौर्य के समय भी था, मगर विशेष रूप से गुप्त काल में जो वेसनगर जो है, वेसनगर, और वहीं पर ये वेसनगर बेसिकली ये विदिशा, जो एमपी में विदिशा है उसके पास का एक नगर हुआ करता था। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है बेसनगर, क्योंकि जो हेलियोडोरस करके जो है एक विदेशी दूत आया था, हेलियोडोरस करके एक विदेशी दूत आया था, और उसने जो है यहाँ पर जो है गुप्त काल में आया था। बेसिकली किसकी बात कर रहा हूं मैं, हेलियोडोरस करके, हेलियोडोरस करके जो है एक विदेशी यात्री आया था, विदेशी दूत था बेसिकली, और ये गुप्त काल में आया हुआ था, गुप्त काल में। और गुप्त काल में जब आया था उन्होंने ये बेसनगर में, क्योंकि ये गुप्त काल जानते हैं कि इसमें ब्राह्मण परंपरा को उसने पुनरुत्थान किया था, और उसके बेसिस पर वहां पर जानते हैं ये भी कि इसमें भगवान कृष्ण ने, मतलब वासुदेव ने एक प्रकार से भगवत संप्रदाय को स्थापित किया था, भगवत धर्म को स्थापित किया था। और भगवत धर्म मतलब किसकी बात हो रही है, भगवान विष्णु की बात हो रही है, और भगवान विष्णु का है, इसका मतलब उनका एक वाहन होता है गरुड़। तो ऐसे ही कहते हैं कि हेलियोडोरस ने बेसनगर में जो है एक एक गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था, एक गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था, गरुड़ स्तंभ कहते हैं एक्चुअल में इनको वो, ठीक है। और इसमें जो है उसने गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था, तो ये इंडिकेट करते हैं कि उस समय भगवान विष्णु जो है एक बहुत महत्वपूर्ण देवता के रूप में स्थापित हो चुके हैं। और ये बात इंडिकेट करता है कि गुप्त काल में जो है, ये गुप्त काल में जो है इसमें ब्राह्मण जो परंपरा का वर्चस्व है, इस बात को भी रेखांकित करता है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि बेसनगर में, कहां पर, बेसनगर में किसका गरुड़ स्तंभ है, यहाँ पर हेलियोडोरस का एक गरुड़ स्तंभ है। मगर यहाँ पर भी कोई मणिभद्र यक्ष के नाम की मूर्ति स्थान नहीं है। हाँ, परखम ये जगह है, ये परखम बेसिकली जो है एक प्रकार से अगर देखा जाए तो पाटलिपुत्र के कुछ दूर में है, ये ऐसा कहते हैं। तो पाटलिपुत्र के दूर में, पाटलिपुत्र के थोड़ा पास में जो है एक परखम करके जगह मिला है। यहां पर जो है मौर्यकालीन मूर्तियों में जो मणिभद्र है, यक्ष है, उसके नाम से अंकित एक मूर्ति मिली हुई है। तो उत्तर क्या होगा हमारा, डी। तो देखो मेरा उत्तर बताना सेंस, मतलब मेरा बताने का सेंस सिर्फ परखम को बस बताना नहीं था। ये परखम बेसिकली कहां पर, ये जो बिहार वाला क्षेत्र है उसकी बात कर रहा हूं मैं, ये ठीक है, बिहार और यूपी के बॉर्डर वाले क्षेत्र में से। तो उसके बाद दूसरे लौरिया नंदनगढ़, तो यहाँ पर क्या मिले, सम्राट अशोक के वृहद स्तंभ लेख मिले हुए हैं। रामपुरवम भी सम्राट अशोक के वृहद स्तंभ लेख मिले हैं। कुल मिलाकर 7 इस तरफ वृहद स्तंभ लेख है, उनमें से 6 जगहों पर मिले हुए हैं। उनमें से एक तो लौरिया नंदनगढ़ है, दूसरा रामपुरवा है, ऐसे और भी कई स्थल है। तो ये उत्तर क्या है हमारा, डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। अब प्रश्न, यहां पर कुछ मंदिरों के नाम दे रखे हैं, प्राचीन भारत के निम्नांकित मंदिरों पर विचार कीजिए, और साथ में कुछ गुफा भी है। उपर्युक्त में से कौन से मंदिर या फिर गुफा, मंदिर या फिर जो है गुफा, ये जो है गुप्त काल से संबंधित है। मतलब प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन कौन जिनका संबंध जो है गुप्त काल से है, ये पूछ रहा है। अब देखो इसमें, अब जो जानते हैं उसको पहले सीधे कवर कर लेते हैं बहुत आसानी से। आपको जो पता है उनको कवर कर लो। जैसे कि इसमें जानते हैं, एक तो इसमें क्या है, सांची का मंदिर दे रखा है, तो ये तो थोड़ा गड़बड़ हो गया है। सांची के मंदिर की जगह अगर मान लो यहाँ पर सांची के स्तूप दिया होता तो हम तो बहुत आसानी से बता सकते थे कि सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप को बनवाया है। मगर यहाँ पर दे रखा है सांची का मंदिर, और एक्चुअली बिल्कुल सही है। सांची में जो स्तूप है, जानते हैं एमपी में, उसके साथ में वहां पर जो है एक छोटा सा मंदिर भी है, ये उसी की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया। उसके बाद दूसरा, हाँ, तो सांची के जो मंदिर है, या सांची में जो मंदिर है, वो भगवान विष्णु को समर्पित एक मंदिर है, जिसका निर्माण जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, जो गुप्त वंश के शासक हुआ करते थे, उन्होंने करवाया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब किसकी बात करूं मैं, जिनको उपाधि विक्रमादित्य भी हुआ करता था, इसीलिए उनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते थे, जिनके दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। ये उसी के द्वारा जो है गुप्त काल में जो सांची के पास में एक मंदिर बनवाया था भगवान विष्णु का। तो ये स्वाभाविक ही, ये तो किससे संबंधित हो गया, ये गुप्त काल से संबंधित है, बिल्कुल सही है। उसके बाद जैसे कि नचना कोठार का मंदिर, नचना कोठार, ये नचना कोठार एक प्रकार से देखा जाए तो इसे मध्य प्रदेश और यूपी के बॉर्डर वाले क्षेत्र में, वहां पर एक पार्वती मंदिर करके है,
अब पार्वती मंदिर का मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो सीधे तौर पे क्या है, माता पार्वती के मंदिर है, तो एक प्रकार से समझो कि शैव धर्म से संबंधित ये मंदिर है। और यहाँ भी किसके, ये गुप्त काल से संबंधित है। और ये एक प्रकार से देखा तो रत्न कोठार का मंदिर, ये भी सांची का जो सांची का जो मंदिर है भगवान विष्णु का, ये जितने मंदिर बात कर रहा हूं मैं गुप्त काल का, गुप्त काल में जितने मंदिर बने हैं सभी के सभी समानता जो है नागर शैली के मंदिर है। इस बात को भी ध्यान रखना है, नागर शैली के मंदिर है। अब उसी में एक और मंदिर जैसे कि दे रखा है भूमरा का शिव मंदिर। ये भूमरा एक प्रकार से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में पन्ना डिस्ट्रिक्ट है, उसके पास का क्षेत्र था, वहां पर एक छोटा सा कस्बा जैसा है वर्तमान में, वहां शिव मंदिर बनवाया गया था गुप्त काल में। तो यहाँ भी एक प्रकार से क्या है, गुप्त काल का ही मंदिर है, और इसकी भी शैली बेसिकली क्या है, द्रविड़ नागर शैली की है। अब इसमें दे रखा है तो उत्तर, इसमें और एक दे रखा है क्या है, बराबर की गुफा। देखो बराबर की गुफा के बारे में पहले बता चुका हूं मैं कि ये जो है मौर्य काल का है, और मौर्य काल का मतलब ये जो है सम्राट अशोक से संबंधित है। और सम्राट अशोक के बारे में पहले बता चुका हूं कि इसमें बराबर की गुफा में उसने चार, बराबर की पहाड़ी में एक प्रकार से उसने चार गुफाओं का निर्माण किया था, सुदामा गुफा, लोमस ऋषि गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा, और उसमें एक प्रकार से और इसमें ये कुल चार गुफाओं का निर्माण किया था। तो हमें ये ध्यान में रखना है, अब इसमें बराबर की गुफा तो उसमें मौर्य काल से संबंधित हो गया, बाकी सब किसे, गुप्त काल से। उत्तर क्या आ जाएगा, 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो इसको हम चलो हम 1, 3, 1, 3 और 4 कर लेते हैं ऐसा। हालांकि मैं मतलब प्रश्न था इसमें एक विकल्प गलत हो गया, तो इनको ऐसे लेंगे तो 1, 3 और 4, इन तीनों का संबंध किससे है, गुप्त काल से संबंधित है, ऐसा कर लेंगे। उत्तर क्या आ जाएगा हमारा, सी, इस प्रकार से। अब उसके बाद अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये छोटा सा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ मिलता है, बुद्ध का अंकन हुआ है। देखो अब यहां पर किसके बात करी, भगवान बुद्ध के अंकन किसके पर, सिक्कों पर, किसके सिक्के पर, ये चार नाम दे रखे हैं यहां पर। देखो भगवान बुद्ध मतलब कौन सा, बौद्ध धर्म की बात हुई। अब बौद्ध धर्म एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वहां पर भगवान बुद्ध जो है जब अपने धर्म उपदेश दिया सारनाथ में, तो वहां पर एक तो धर्म चक्र बना, वो तो क्या बन गया उनका धर्म चक्र। तो धर्म चक्र की पूजा शुरू, धर्म चक्र की पूजा शुरू हुआ। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो जो पूजा आराधना करते थे किसके करते थे, भगवान बुद्ध को पूजा नहीं करते थे शुरुआती दौर पे, ठीक है, तो वो किसका पूजा करते थे, धर्म चक्र की पूजा करते थे, ठीक है। इसके बाद भगवान बुद्ध का जो है जब उनका महापरिनिर्वाण हो गया तो भगवान बुद्ध के जो अवशेष थे उनकी पूजा करते थे। मतलब बुद्ध के अवशेष उनकी पूजा करते थे, ठीक है, उनके उनसे संबंधित कुछ और जो जुड़ी हुई जो है कुछ बुनियादी बातें हैं उनसे पूजा करते थे। मगर आगे चल करके पहली सदी के आसपास में तब जब बौद्ध धर्म का जो नया रूप आया, बौद्ध धर्म का जो नया रूप आया जिनको कहते हैं महायान, तो महायान ने जो है फिर आगे चलकर क्या किया, उसने भगवान बुद्ध को एक प्रकार से, बुद्ध को उसने क्या बना दिया, ईश्वर बनवा दिया, भगवान बता दिया, बना दिया, और उसके जो है मूर्ति बनने शुरू हो गए, उसके मूर्ति बनने शुरू हो गए। साथ में उनके शरीर को आकार दिया गया, उनको चित्र बनाया गया। चित्र बनाने का मतलब क्या हुआ कि उस समय जो सिक्के जारी किए जाते थे, जैसे कि इसमें कुषाण वंश के महत्वपूर्ण शासक थे कनिष्क प्रथम, उसने जो है भगवान बुद्ध के जो है चित्र उत्कीर्ण किए थे अपने सिक्कों में। सोने के सिक्के जारी करते थे, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश में जो है कनिष्क ने जारी किया था। हालांकि उसके पहले जो भीम खिसफिसस था उसने भी सोने की बहुत बड़ी मात्रा में सिक्के जारी किए थे। मगर विशेष रूप से किसकी बात हो रही है यहाँ पर कि सिक्कों पर बुद्ध का अंकन, सिक्कों पर भगवान बुद्ध का अंकन, तो वो किसने किया था, ये जैसे बता रहे हैं कि यहाँ जो है जो पहली सदी के आसपास फर्स्ट सेंचुरी में भगवान बुद्ध के बौद्ध धर्म का एक प्रकार से चौथा बौद्ध संगति भी हुआ था, और चौथा बौद्ध संगति के बाद में यह निर्णय लिया गया एक तो भगवान बुद्ध को जो है जो अनुयायी है अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके, इसके लिए एक मूर्ति का निर्माण किया गया। केवल एक मूर्ति नहीं, कई मूर्तियों का निर्माण किया गया, गंधार शैली में कहते हैं, गंधार शैली में। तो गंधार जो है महत्वपूर्ण एक मूर्ति निर्माण की शैली के रूप में भी विकसित हुआ। इसके साथ साथ, इसके साथ साथ जो है इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण काम यह भी हुआ कि कनिष्क प्रथम ने भगवान बुद्ध के जो है उनकी चित्र को सिक्कों में उत्कीर्ण कराया। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ने भगवान बुद्ध के उनके चेहरे को, उनके स्वरूप को आकार दिया था एक चित्र के रूप में। तो ये किसने किया था, कनिष्क प्रथम ने किया था।
ये इसने किया था, बुद्ध के जो उनका अंकन करवाया था। भीम कटफिसस ये बहुत महत्वपूर्ण शासक है कुषाण वंश के ही, और इन्होंने सबसे पहले जो है सोने के सिक्के जारी किए थे। सोने के सिक्के, तो सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किया? मतलब कुषाण वंश में भीम कटफिसस। हालांकि सोने के सिक्के सबसे पहले जारी किया था यूनानियों ने जारी किया था, और उसके बाद शुद्धतम सोने के सिक्के, उसके बाद फिर सोने के सिक्के दूसरे क्रम में कौन जारी किया? भीम कटफिसस ने जारी किया था। कुषाण वंश का संबंधित था ये कुषाण वंश से संबंधित थे। और उसके बाद फिर कनिष्क प्रथम शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए, और उसके बाद फिर सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के जो है गुप्तों ने जारी किया था, गुप्त काल में। ठीक है, तो ये तो हो गया। उसके बाद अब उत्तर क्या आने वाला है हमारा? बी। अब उसी में एक और नाम दे रखा है यहाँ पर, नहपान। एक नाम दे रखा है नहपान। तो ये नहपान जो कह रहा हूं मैं एक्चुअल में, ये नहपान जो कह रहा हूं, ये एक्चुअल में नहपान जो है ये शक शासक हुआ करता था। ये शक वंशी शासक हुआ करता था नहपान। जैसे एक नाम और जानते हैं शक शासक में से, रुद्रदामन। रुद्रदामन करके, तो वैसे ही एक शासक हुआ करता था नहपान। ये दोनों शक शासक हुआ करते थे। और बुद्ध गुप्त, ये तो एक प्रकार से गुप्त काल में जो है बहुत बाद के जो शासक है, ये गुप्त वंश से संबंधित है। मगर इसने भी कोई ऐसा भगवान बुद्ध के चित्र को अंकित किया था ऐसा नहीं है। तो उत्तर क्या आया हमारा? बी। अगला प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, भारत की संस्कृति इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब चार दे रखे हैं यहाँ पर, और पूछ रखे उपयुक्त में से कौन सी युग्म सुमेलित नहीं है। हमें ये बताना है, क्योंकि मेल कौन सही नहीं है ये बताना है। अब जैसे कि पहला दे रखा है वेद। अब वेद के बारे में कह रहे हैं विभिन्न देवताओं की स्तुति से संबंधित मंत्रों का संग्रह। ये तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और ऐसे भी जानते हैं कि वेद बेसिकली क्या है, इसमें मंत्र है। और मंत्र किसके लिए है? देवताओं की स्तुति के लिए क्या है? मंत्र है, उनकी बात करते हैं। और वेद का मतलब ही क्या होता है? वेद का मतलब ही क्या होता है? ज्ञान होता है। और किससे प्राप्त किया हुआ ज्ञान? देवताओं से प्राप्त किया हुआ ज्ञान। इसीलिए इनको जो है देववाणी भी कहते हैं, और इसीलिए वेद को जो है एक प्रमाण के रूप में भी मानते हैं। ये तो वेद में जानते हैं कि कुल मिलाकर चार वेद है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद, जिनमें मंत्र दिए हुए देवताओं को जो है स्तुति करने के लिए। उसके बाद इसी क्रम में दूसरा वेद, उसमें उसमें जो है अ, यजुर्वेद, जिसमें जो है कर्मकांड यज्ञ हवन की विधियां दिया हुआ है। उसके बाद तीसरा वेद है जिनमें कहते हैं सामवेद, जिन्हें मंत्रों को एक प्रकार से लयबद्ध कर दिया गया है, संगीत के जनक भी कहते हैं सामवेद को। और चौथा जानते हैं अथर्ववेद, बहुत बाद में इनको संकलित किया गया अथर्व ऋषि के द्वारा, ऐसा कहते हैं, जिनमें कुछ जादू तत्व है, जादू टोना। ठीक है, तो ये अनार्य चीजें हैं आयुर्वेद से संबंधित, तो ये सब किस में है? अथर्ववेद में है। तो वो तो बिल्कुल सही हो गया, तो ये बिल्कुल सही हुआ। उसके बाद दूसरा दूसरा इसमें ग्रंथ दे रखा है ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ में क्या दे रखा है? यज्ञों एवं उनकी विधियों का वर्णन। ये बिल्कुल सही बात कर रहा है। देखो, ये वेद के बाद में उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वेद के बाद उत्तर वैदिक काल में तो तीन वेदों का संकलन किया गया। मगर इनके साथ साथ उस वेदों में जो यज्ञ हवन की जो विधियां थी, उनको और विस्तार किया गया, और इन सबको जो है उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों में किया गया। तो ब्राह्मण ग्रंथ बेसिकली क्या है? उसमें यज्ञ और उनकी विधियों का उल्लेख करता है। ये बिल्कुल सही है। सात ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए ऐसे कहते हैं, और इसी ब्राह्मण ग्रंथ में जो है यज्ञ हवन करवाने वाले जो पुरोहित हुआ करते थे, आगे चल करके इसीलिए उनको ब्राह्मण भी कहा जाने लगा। पहले जिनको पुरोहित कहा जाता था, जो एक प्रकार से यज्ञ हवन के काम को संचालित करता था, पहले उनको पुरोहित कहते थे। मगर आगे चल करके चूंकि ये ब्राह्मण ग्रंथ में ही सब कुछ लिखा हुआ है यज्ञ हवन की बातें, तो इनका जो है जो अनुष्ठान करने वाले जो लोग
हेलो। हम्म। ओ सॉरी सॉरी। हाँ, तो इसमें क्या था, तो जो बता रहा था मैं कि अरण्यक में बेसिकली क्या है, उसमें यज्ञ हवन, यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान, इसके अतिरिक्त कुछ दार्शनिक बातें हैं। क्योंकि अरण्यक बेसिकली कौन लोग लिखते हैं, जो जंगल में चले गए उनके द्वारा लिखा गया, उनकी बात कह रहा है ये। अब उसके बाद इसी क्रम में, मतलब तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, अरण्यक में ये सब बातें हैं। चौथा, उपनिषद में क्या है, जीव, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, कर्म तथा सृष्टि से संबंध है, जो रहस्यमय प्रश्नों का विवेचना है, ये सब कहां पर किया गया है, उपनिषद में किया गया है। तो इसमें चारों बातों सही है। तो हमें बहुत अच्छे से इस बात को भी ध्यान रखना है कि वेद में बेसिकली है क्या, प्रार्थना है। ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है, यज्ञ हवन कर्मकांड के बारे में है। अरण्यक में क्या है, यज्ञ हवन कर्मकांड के बारे में है, मगर साथ में कुछ दार्शनिक बातें हैं, क्योंकि वो जंगल में जाकर तप करने वाले लोगों के द्वारा रचा गया ऐसा मानते हैं। उपनिषद में बेसिकली क्या है, वो पूर्णतः दार्शनिक ग्रंथ है, जिसमें जीव के बारे में, आत्मा के बारे में, जगत के बारे में, ब्रह्म के बारे में, पर ब्रह्म के बारे में, ठीक है, सृष्टि के बारे में, वो सब इसके बारे में उल्लेख करता है। ये पूरे के पूरे सही सुमिलित है, इसमें ऐसे एक भी नहीं है जो सुमिलित नहीं है। अब इसीलिए सुमिलित नहीं है तो एक्चुअल में उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऐसा नहीं, ये इनमें से कोई नहीं आना चाहिए था, इनमें से कोई नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इसमें से सभी के सभी क्या है, सही सुमिलित है। ये सही सुमिलित नहीं है ऐसा पूछा, तो इसमें इसमें से ऐसा एक भी नहीं है जो सुमिलित नहीं है, ये उत्तर होना चाहिए था। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यहां क्या है, अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है। देखो, अशोक के धर्म के बारे में जानते हैं ऑलरेडी कि सम्राट अशोक जो है जब 261 बीसी में जो है उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था, और उसके बाद फिर कहते हैं बड़ी मात्रा में जो जब संहार हुआ लोगों का, बेगुनाह लोगों को कह सकते हैं, और उसमें काफी बड़ी मात्रा में लोग विधवा हो गए, कई बच्चे अनाथ हो गए, बुजुर्गों के माता पिता थे उनके जो है बच्चे छूट गए उनसे। तो इसीलिए कहते हैं कि सम्राट अशोक का जो है हृदय परिवर्तन हो गया, उसने एक प्रकार से बौद्ध धर्म को अपना लिया, और आगे चल करके उसने फिर एक अपने राज्य को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए, सामाजिक और पूरी व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्होंने नैतिक आचरण का एक संहिता स्थापित किया, जिनको कहते हैं धम्म, सम्राट अशोक का धम्म। और सम्राट अशोक के जो धम्म है उसके बारे में जो है उनके जो लघु शिलालेख मिले हैं, बहुत सारे शिलालेख मिले हैं, उनमें जो है दूसरे और जो सातवां जो शिलालेख है उसमें धम्म की एक प्रकार से व्याख्या दिया गया है। और धम्म एक प्रकार से अगर देखा जाए तो बुनियादी रूप से अगर देखा जाए तो नैतिक आचारों की एक संहिता हुआ करता था। धम्म जो है सम्राट अशोक के नैतिक आचरण के संहिता, मतलब क्या है भाई, नैतिक रूप से अपना हमारा आचरण किस प्रकार का हो, वो जीने का तरीका बताया गया, तो सलीका बताया गया था ये। तो अशोक का धर्म कुछ और नहीं सिवाय जो है नैतिक आचरण का संहिता हुआ करता था, जिसके बारे में जो है इसमें उनके जो लेख है, उसमें जो शिलालेख मिले हैं उनमें उनका दूसरा और जो सातवां जो शिलालेख है उसमें जानकारी मिलती है हमें। तो इसी के बारे में पूछ रहे हैं कि अशोक का धर्म का मूल संदेश क्या था। भाई ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि राजा के प्रति वफादारी की बात बिल्कुल नहीं करता है, शांति और अहिंसा की बातें हैं, मगर यही केवल उनका मूल संदेश है ऐसा बिल्कुल नहीं है। बड़ों की सम्मान करने की बातें कहते हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बड़ों की सम्मान करने की बात कहते हैं, उसमें आजीवकों को सम्मान करने की बात कहते हैं, ब्राह्मणों को सम्मान करने की बात कहते हैं, माता पिता के सम्मान की बात करने की बात कहते हैं, मगर वहां बस को नहीं है। हाँ, इसमें जो है दूसरे और सातवें जैसे बताया मैंने शिलालेख में जानकारी मिलता है, इनका जो मूल संदेश था अल्प दुष्कर्म और अधिक सत्कर्म। अल्प दुष्कर्म मतलब क्या है, बुरे से बुरे काम जो है कम से कम करो, तो उसकी बात कर रहा है। और अधिक सत्कर्म, अच्छे काम अधिक से अधिक करो, धर्म का मतलब एग्जैक्टली यही हुआ करता था। तो उत्तर क्या आएगा हमारा इसमें, डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, प्राचीन भारत की निम्नलिखित राजवंश पर विचार कीजिए। देखो चार राजवंश दे रखे हैं और चारों जो है एक प्रकार से दक्षिण के राजवंश है। अब प्रश्न पूछे उपर्युक्त में से कौन से राजवंशों के योगदान द्रविड़ मंदिर शैली के विकास से संबंधित के विकास से है, मतलब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन कौन राजा है जिन्होंने द्रविड़ मंदिर शैली का विकास किया, उसकी बात कर रहा है। अब देखो द्रविड़ मंदिर शैली बारे में पहले बता चुका हूं मैं कि मंदिर निर्माण की तीन शैली हमारे पास में है। एक जानते हैं, एक नागर शैली है हमारे पास में, और दूसरा इसमें वेसर शैली है, नागर वेसर और ये द्रविड़ शैली। अब द्रविड़ शैली बेसिकली दक्षिण भारत में जैसे कि कई मंदिर देखे होंगे, उसमें तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर है, उसमें फिर उधर शोर मंदिर है, उसमें महाबलीपुरम में, ठीक है, मीनाक्षी मंदिर है, ठीक है,
वेंकटेश्वरा मंदिर है। तो ये सब जितने मंदिर की बात कर रहा हूँ दक्षिण भारत में, तमिलनाडु वगैरह में, इस तरफ जो है कुछ तो उसमें जो है आंध्र के बिल्कुल दक्षिणी हिस्से में भी अगर देखें, मतलब कृष्णा नदी के उस पार की बात कर रहा हूँ जो मंदिर है उसमें। तमिलनाडु में कई मंदिर है, तमिलनाडु में इस तरफ मदुरै में भी बहुत मीनाक्षी मंदिर है, उसमें से विदेश्वर मंदिर भी तंजावुर में भी है। तो वो सब क्या है, द्रविड़ी मंदिर स्थापत्य शैली है। अब बुनियादी रूप से अगर बताऊं इनकी संरचना में, तो जैसे उसमें एक तो सबसे पहले क्या होता है, उनका गोपुरम होता है, प्रवेश द्वार जिनको बोलते हैं, इनको बोलते हैं गोपुरम कहते हैं, प्रवेश द्वार एक प्रकार से। उसके बाद अंदर जब प्रवेश करेंगे तो मंडप मंडप उस प्रकार की ही है, मगर उसमें एक दूसरा ये जो है, जैसे बताया था उस तब जो शिखर बना होता था, इनकी जो है यहाँ पर क्या बना होता है, विमान बना होता है। उसको ऐसे संरचना बोलते हैं विमान, इस प्रकार से। यह बाकी सब संरचना तो लगभग सेम है एक प्रकार से देखा जाए तो, मगर हाँ अंदर बुनियादी अंतर है। ठीक है, इस तरह से ये, मगर यहाँ पर क्या बना था, इसमें क्या बोलते हैं, उनको विमान कहते हैं, विमान। तो बेसिक डिफरेंस एक प्रकार से यही है, हालांकि कई डिफरेंसेस और भी है, मगर एक समान भाषा में अगर समझे इनको तो इस प्रकार से डिफरेंसेस हुआ करता था। तो ये एक विमान बनता था, एक बहुत बड़ा सा त्रिभुजाकार और एक थोड़ा सा ऊंचा जैसा, एक ऊपर मीनार नुमा वैसा बना होता था। तो द्रविड़ शैली की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता में से एक है। अब उसी के बारे में कह रहे हैं कि भाई इसमें कौन कौन से राजा है जिन्होंने इस द्रविड़ मंदिर शैली के विकास में अपना योगदान दिया है। अब देखो, एक्चुअल में द्रविड़ मंदिर शैली के विकास की शुरुआत, उनका जो आधार शुरुआत कह सकते हैं, वो दक्षिण में जो है पल्लव वंश के शासक हुआ करते थे। उसमें नरसिंह वर्मन वगैरह बहुत सारे शासक थे, उसमें ममल्ल वर्मन वगैरह, उन्होंने किया था। ठीक है, शुरुआत किसकी बात कर रहा हूं मैं, पल्लव वंश से शासक हुआ करते थे, तो वहां शुरुआत हुआ था। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, इसमें द्रविड़ मंदिर, तो सबसे पहले उनकी नींव रखा एक प्रकार से पल्लवों ने उनका नींव रखा। ठीक है, और उसमें कई मंदिर बने गए, जैसे कि जो है उसमें महाबलीपुरम में जो शोर मंदिर जिनको कहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। वो पल्लवों की मंदिर, पल्लव के द्वारा तमिलनाडु में जो बनाया गया उनमें से, पल्लव के द्वारा। ठीक है, एग्जाम्पल किसका बताया मैंने, शोर मंदिर का कहते हैं, शोर मंदिर। शोर मंदिर जो है ये महाबलीपुरम में है। ठीक है, तमिलनाडु में। तो उसके बाद देखो पल्लवों ने जो है उसमें मंदिर की नींव रख दिया, मतलब मंदिर की मतलब में द्रविड़ शैली की मंदिर की नींव रख दिया। उसके बाद इसी को जो है विकसित करने काम और बहुत अच्छी अवस्था तक पहुंचाने का काम किसने किया था, चोल वंश के शासकों ने किया। ठीक है, एक राजराज प्रथम करके हुआ करता था जिसने उसमें बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था तंजावुर में, ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे और भी कई मंदिर है, एक नटराज की मंदिर जानते हैं, नटराज की मूर्ति भी जो मिला है वो तो सब बेसिकली क्या है, वो चोल वंश से संबंधित था। तो उन्होंने भी जो है इस द्रविड़ मंदिर शैली के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। उसके बाद इसी क्रम में अगर देखें तो पांड्य शासक जो हुआ करते थे, उन्होंने भी जो है, पांड्य शासकों ने भी जो है इस द्रविड़ मंदिर निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। उसने कई मंदिर बनवाए हैं। वैसे इसी क्रम में चालुक्य वंशी शासक हुआ करते थे, चालुक्य वंशी शासक, जो बाद में एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो उसमें नायक वंशी शासक हुए, नायक। तो वो सबने भी, मतलब यहाँ पर जो है इस द्रविड़ मंदिर शैली के विकास में पल्लव ने भी अपना योगदान दिया, चोलों ने भी अपना योगदान दिया, पांड्यों ने भी योगदान दिया, और साथ में चालुक्य ने योगदान दिया। इस सभी ने योगदान दिया है। तो एक प्रकार से एक मंदिर की विकास की शैली कौन से विकसित हुआ, द्रविड़ शैली। और जैसे पहले बता चुका हूं मैं कि भारत में 3 प्रकार के मंदिर निर्माण की शैली है, एक नागर शैली, दूसरा वेसर शैली, और तीसरा जो है द्रविड़ शैली। तो वेसर शैली में बेसिकली क्या है, जैसे कि जो मध्य वाला क्षेत्र है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है, सामान्यतः हम मान लेते हैं कि वेसर शैली का है। ठीक है, मगर हाँ छत्तीसगढ़ भी एक प्रकार से अगर देखा जाए तो इस तरफ जो उत्तरी क्षेत्र है उससे प्रभावित रहा है। जैसे कि भोरमदेव का मंदिर जो है वो कहते हैं कि वहां भी क्या है, नागर शैली का है। हालांकि क्षेत्रीय प्रभाव इस तरफ चंदेल वंशी शासक हुआ करते थे, उसका प्रभाव है, मगर फिर भी भोरमदेव का मंदिर भी एक प्रकार से क्या है, मूल रूप से देखा जाए तो नागर शैली का मंदिर है। सिरपुर में जो लक्ष्मण मंदिर है वहां बेसिकली क्या है, वहां भी नागर शैली का मंदिर है। वैसे साथ में इस तरफ जो डोंगरगढ़ में जो मंदिर है उसमें छोटी मंदिर की अगर बात करें तो वहां भी क्या है, नागर मंदिर ही है। ऐसे कई मंदिर है जो नागर शैली में बने हुए हैं, और छत्तीसगढ़ में ऐसे कोई द्रविड़ शैली के ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं मिलते हैं हमें। तो एक प्रकार से उत्तर क्या है हमारा, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, ये भी छोटा सा प्रश्न है। इसमें निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। ये तो पहले बता चुका हूं मैं कि सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी करने का काम यूनानियों ने किया था। ठीक है, मगर हाँ छत्तीसगढ़ में ऐसे कोई
ठीक है। उसके बाद फिर जो है, उसके बाद सेकंड में जो है जो कुषाण वंश के शासक हुआ करते थे विमकटफिसस, उसने बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए थे। उसके बाद सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किया था वो कनिष्क का शासक हुआ करता था, कुषाण वंश का ही कनिष्क प्रथम हुआ करता था। और उसके बाद जो है सर्वाधिक मात्रा में जो है, हालांकि उतने अधिक शुद्ध नहीं थे जितना कि कनिष्क ने जारी किया था, उतने शुद्ध सिक्के तो वो गुप्त काल में बनाए गए। मतलब गुप्त सोने के सिक्के भारत में सबसे पहले, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले किसने जारी किया? यूनानियों ने जारी किया था। उसके बाद फिर जो है उसमें कुषाणों ने जारी किया। कुषाण में सबसे पहले किसने? भीमकृत ने। और उसके बाद फिर आगे कनिष्क ने जारी किया। और सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए थे गुप्त काल में, मगर वो बहुत अधिक शुद्ध नहीं थे। अब यहां पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? अब पुष्यमित्र शुंग, ये तो शुंग वंश के संस्थापक थे, इसने तो नहीं जारी किया है, इसके पहले भी जारी कर लिया। मिनांडर, ये मिनांडर जो है एक प्रकार से कह सकते हैं मिलिंद जिनको कहते हैं, जो एक प्रकार से कह सकते हैं जो यूनानी शासक था, यूनानी शासक था, ठीक है, इसने जारी किया था। मगर ये बहुत बड़ी मात्रा में इसने जारी किया है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत थोड़ी मात्रा में इस प्रकार से जारी किया, मतलब नहीं के बराबर मान के चलो। सबसे इंपॉर्टेंट जो है विमकटफिसस, ये विमकटफिसस जो है ये कुषाण वंश के शासक हुआ करते थे, कुषाण वंश के। देखो कुषाण वंश में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो पहले कुजुल कटफिसस ने इस वंश की स्थापना किया था, जो यूची और तोखरी जनजाति से संबंधित थे। और उसके बाद फिर जो है दूसरे शासक हुए थे उसमें विमकटफिसस। कुजुल कटफिसस के बाद कुषाण वंश में विमकटफिसस आए, और विमकटफिसस जो है बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए। हालांकि उसके बाद जो है जो कनिष्क प्रथम हुए, कनिष्क प्रथम सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए, मतलब सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। तो उत्तर क्या आएगा हमारा? और जो सातकर्णी है, गौतमीपुत्र सातकर्णी, ये तो सातवाहन शासक हुआ करते थे, ठीक है, इसने नहीं जारी किए सोने के सिक्के। हालांकि इनके सिक्के बाद के हैं, सोने के सिक्के जारी भी किए हैं तो बहुत बाद के हैं एक्चुअल में ये। तो उत्तर क्या है हमारा? सी, विमकटफिसस। तो सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा किसने जारी किया? विमकटफिसस ने। अब उसके बाद अगला प्रश्न, यहाँ पर दो पहाड़ियों को, दो गुफाओं का उल्लेख मिल रहा है। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो ये उदयगिरी और जो खंडगिरी की जो गुफाएं हैं ये एक्चुअल में, ये इस तरफ जो उड़ीसा में जो भुवनेश्वर है उसके पास का जो क्षेत्र है वहां पर पहाड़ी क्षेत्र, उसी जगह बोलते हैं उदयगिरी, ठीक है। और वहां पर दो गुफाओं मिली है, मतलब दो गुफा मतलब दो पहाड़ी बेसिकली, उसमें तो बहुत सारी गुफाएं हैं मगर उनमें से दो मुख्य गुफा की बात कर रहे हैं। एक कौन सा है? उदयगिरी, और दूसरा जो है खंडगिरी गुफाएं। तो ये बेसिकली जो है वो ऐसा समझिए इनको कि उदयगिरी और जो खंडगिरी में जितनी भी गुफाएं मिली हुई है ये बेसिकली जो है उस कलिंग वाले क्षेत्र, मतलब उड़ीसा, मतलब पुराना प्राचीन काल में कौन सा कलिंग क्षेत्र जिनको कहते थे, वहां पर बहुत पहले जो है सबसे पहले एक शासक हुआ करता था जिसने जो है मेघवाहन वंश की स्थापना किया था। चेदी वंश कहते हैं, उनके शासक हुआ करते थे मेघवाहन। और मेघवाहन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जो है कहते हैं कि हाथी में चढ़ करके आया करता था, हाथी में चढ़ करके युद्ध करने जाते थे, इसीलिए उनको मेघवाहन भी कहते थे। आगे चल करके इसी वंश में, मतलब चेदी वंश में, कलिंग क्षेत्र में चेदी वंश में एक बहुत महत्वपूर्ण और शासक हुए जिसका नाम था खारवेल। और खारवेल ने जो है ये उड़ीसा, खारवेल ने एक प्रकार से जो है उदयगिरी और जो खंडगिरी है वहां पर जो है बहुत सारे गुफाओं का निर्माण करवाया था। और ये चूंकि खारवेल जो है वो बेसिकली जो है जैन धर्म के अनुयायी हुआ करते थे, तो उन्होंने जैन जो भिक्षु थे उनको वहां पर निवास के लिए उन्होंने कई गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो एक प्रकार से ये जैन धर्म को समर्पित गुफा है, ये ध्यान में रखना है हमें। अब इसी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, कि उपर्युक्त में से कौन से कथन सही नहीं है। जैसे जैसे मैंने पहली स्टेटमेंट, इनमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं। देखो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, देखो ये ऐसे कंफ्यूज करने के लिए जो है कमीशन कभी कभी प्रश्न देता है। ये एक्चुअल में प्रश्न पहले पीएससी में आया हुआ है, सीजीपीएससी का प्रश्न है, हालांकि इसमें थोड़ा चेंज कर रखा है। अब प्रश्न पूछा क्या है, इनमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह गुफाएं हैं, ऐसा नहीं है। इसमें जैसे बताया मैंने, खारवेल ने जो है उनको कृत्रिम तरीके से बनवाए हैं, पूरा पहाड़ियों को काट कर उसने गुफा बनवाया है। एक प्रकार से कोई प्राकृतिक नहीं बना हुआ, इसमें से एक भी ऐसा कोई गुफा नहीं है जो प्राकृतिक हो, ये बिल्कुल गलत बात है। प्राकृतिक नहीं है बल्कि पूरी तरह से क्या है, इनको खारवेल ने जो है बनवाए हैं, कृत्रिम तरीके से पत्थरों को उसमें कटवाकर बनवाया गया है।
तो पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। इसका मतलब इसमें ए और बी नहीं आने वाला है, ए और बी नहीं आने वाला है। कौन सा कथन सही, एक्चुअल में ऐसा समझ लो उनको, ऐसा करते हैं, कौन सा कथन सही है ऐसा बनाते हैं, तब सही प्रश्न आएगा हमारा। ठीक है, कौन सा कथन सही है ऐसा करेंगे तब सही उत्तर आएगा। ये तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गया है हमारा, तो ऐसा गड़बड़ हो रहा है, विकल्प गलत हो गया है लग रहा है हमारा। इसमें हम इसको 2 3 कह देते हैं, एक्चुअल में ऐसा ही है, 2 और 3, तब सही बनेगा ये तो प्रश्न गलत हो जाएगा, मगर हाँ सेंस मेरा ये है कि इन चीजों को समझना है हमें ये। ठीक है, अब जैसे कि इसमें क्या हुआ कि अब दूसरी स्टेटमेंट देख लेते हैं, उदयगिरी में 18 तथा खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। देखिए ये बिल्कुल सही बात कह रहा है। देखो कुल मिलाकर देखा जाए तो उदयगिरी जो पहाड़ी है उसमें 15, उसमें 18 गुफाएं हैं। अब पिछली बार जब पीएससी में क्वेश्चन जब आया था इसको उसने उल्टा कर रखा था, मगर मैंने इसको सीधा कर लिया है सहूलियत के लिए, क्योंकि हमें जानना भी है कि उदयगिरी में कुल कितनी पहाड़ियां हैं, तो 18 पहाड़ी है, जबकि खंडगिरी में कुल मिलाकर कितने, उदयगिरी में कुल 18 गुफाएं हैं और खंडगिरी में कुल 15 गुफाएं हैं। इस बात को ध्यान रखना है। तो उदयगिरी में ज्यादा है और खंडगिरी में कम है। ये पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से नहीं है, ये कृत्रिम रूप से बनाया हुआ है, पूरी तरह से खुदवाया हुआ है ये। अब उसके बाद इसी क्रम में कह रहे हैं, तो दूसरे स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। उसके बाद तीसरी स्टेटमेंट, उदयगिरी की गुफाएं हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथी गुम्फा अभिलेख एक केवल अकेला ही अभिलेख है जो खारवेल शासक के बारे में जानकारी देता है, खारवेल शासक के बारे में जानकारी देता है। इनका संबंध किससे है, खारवेल से है, हाथी गुम्फा अभिलेख का ये। और ये उदयगिरी की पहाड़ी में ही मिलता है, उदयगिरी की जो गुफा है वहां पर ही मिलता है। तो यहाँ स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो उसमें 2 और 3 बिल्कुल सही है, तो उत्तर क्या आएगा हमारा, बी। उपयुक्त में से कौन सही है इस संदर्भ में, तो उत्तर हो गया हमारा बी। अगला प्रश्न, चलते चलते बस 1 2 प्रश्न मुझे और लेना है इसमें। अगला प्रश्न, स्तूप स्थापत्य की संरचना में, देखो स्तूप के बारे में है ये, स्तूप स्थापत्य की संरचना के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये दे रखा है उसके तरीके। अब उसमें उपयुक्त में से कौन सा से स्तूप संरचना स्थापत्य की संरचना में सम्मिलित नहीं होते। देखो इसके पहले जो है मैंने उसमें नागर शैली के बारे में बताया था उसमें कि उसकी संरचना में क्या क्या सम्मिलित होते हैं, तो इसी संदर्भ में मैंने इसको ये समझ लो किसके लिए हो गया, स्तूप के लिए। तो स्तूप की संरचना में क्या क्या होता है उसकी बात करें। देखो स्तूप बनाते कैसे बनाते हैं, बेसिकली एक ऊंचा सा चबूतरा बना दिया गया। अब इस ऊंचे चबूतरा में क्या करते हैं, एक बड़ा सा जो है अर्धवृत्ताकार ऐसी संरचना बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो जो ऊंचा चबूतरा बनाया गया है, ठीक है, और एक तो सबसे बाहरी हिस्सा में क्या होता है, जैसे कि एक तो बड़ा संरचना हो गया ऐसा मान के चलिए, ये बहुत बड़ा एक बृहद क्षेत्र हो गया। जैसे सांची की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, इसमें प्रवेश करने के लिए क्या बना होता है, इसमें तो प्रवेश द्वार बनाएंगे। तो प्रवेश द्वार को इनको क्या बोलते हैं, प्रवेश द्वार को क्या बोलते हैं, तोरण कहते हैं। प्रवेश द्वार को क्या बोलते हैं, तोरण। इस बात को ध्यान रखना, प्रवेश कर गए। अब प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर ऊंचा क्षेत्र बन गया। अब उसके ऊपर में क्या है, बड़ा सा एक ऐसे उल्टे अंडेकार बना दिए, तो इसी को बोलते हैं अंड कहते हैं इनको। ठीक है, और साथ में जो है इसके चारों तरफ ऐसे घूमने के लिए एक पथ बना दिया जाता है। चारों तरफ घूमने के लिए क्या है, एक पथ बना दिया जाता है कि जिनके चारों तरफ परिक्रमा कर सके, इसलिए क्या बोलते हैं इनको, प्रदक्षिणा पथ भी कहते हैं। जैसे कि समाता मंदिर में जाते चारों तरफ घूमने के लिए सब बना दिया जाता है, परिक्रमा पथ उस प्रकार का, तो उसी की बात कर रहा है। ठीक है, उसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। अब उसके बाद सबसे ऊपर में यहाँ पर जो है एक ऐसा, एक थोड़ा सा ऐसा संरचना बना दिया जाता है, ऐसा संरचना बना दिया जाता है जिनको बोलते हैं हर्मिका, जिनको बोलते हैं हर्मिका। और सबसे ऊपर में जो है ऐसा एक छत्र बना दिया जाता है, तो इसे बोलते हैं छत्र। तो ये एक प्रकार से क्या था, क्या होता है एक्चुअल में, तो इस प्रकार से स्तूप की संरचना होती है बेसिकली। ये स्तूप की संरचना में लगभग इतने सारी चीज सम्मिलित होता है ये। तो इसमें क्या क्या होता है, एक तोरण होता है, प्रदक्षिणा पथ होता है, अंड होता है, हर्मिका होता है और छत्र। इस तरह की संरचना होती है। तो स्वाभाविक इसमें सभी के सभी जो है सम्मिलित होते हैं, इसमें ऐसा एक भी नहीं है जिनको सम्मिलित नहीं करते। उत्तर क्या आएगा हमारा, डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र, जानते हैं मौर्यों की राजधानी क्या था, पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र का संबंध निम्नलिखित में से किन पुरातात्विक अवशेषों से है। ये एग्जैक्टली ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई पूरा जो पाटलिपुत्र है, वो पाटलिपुत्र जो है मौर्यों की राजधानी हुआ करता था, उसके क्या सबूत है वहां पर।
अभी वर्तमान में। तो वहां पर जो है बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, और विशेष रूप से पाटलिपुत्र के पास में जो है विशेष रूप से जो है वहां पर जो उत्तर देखो यहाँ पर दे रखा है इसमें, तो एक तो बुलंदी बाग और राजगृह है। बुलंदी बाग तो ठीक है, मगर इसमें राजगृह में नहीं। राजगृह तो वो पहले राजधानी हुआ करता था मौर्य वंश के पहले, मतलब मौर्य वंश से पहले, जैसे उसमें जो है जो मगध में जब शासन मगध साम्राज्य था, हर्यक वंश वगैरह, उस समय राजधानी हुआ करता था। तो वहां पर ये उनके अवशेष नहीं मिले हैं। कुम्हराहार में मिला हुआ है, बूंदी बाग में मिला है, कुम्हराहार में मिला हुआ है, ये सब मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। मोचिरम में नहीं मिला हुआ है, ये बिल्कुल गलत बात है ये। ठीक है, तो उत्तर बूंदी बाग और कुम्हार आना चाहिए हमारा। जलालागढ़ में भी नहीं मिला हुआ है, उत्तर क्या आना चाहिए, कुम्हराहार और बुलंदी बाग। तो एक प्रकार से पाटलिपुत्र के जो अवशेष कह रहे हैं, जो राजधानी था उस समय मौर्य काल का, उनके अवशेष हमें मिला हुआ है कहां पर, कुम्हराहार और बुलंदी बाग में। ये समझ लो कि पाटलिपुत्र के बिल्कुल पुरातन अवशेष, सबसे प्राचीन अवशेष कहते हैं, यहां से मिला हुआ है। ये इंडिकेट करता है कि हाँ उस समय पाटलिपुत्र की राजधानी हुआ करता था। वैसी संरचनाएं मिली हुई, बड़ी बड़ी बृहद संरचनाएं मिली है। तो उत्तर क्या आया, सी। अगला प्रश्न, बस ये लास्ट प्रश्न है, इनको लेकर हम इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। उसके बाद अगला लेक्चर जब होगा उसमें बहुत के और भी बाकी क्वेश्चन कवर करेंगे ये। अब उसमें है भारत की मूर्ति कला के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें दो कथन दे रखे हैं छोटे छोटे। अब पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही है। पहला, मोहनजोदड़ो से कांस्य नर्तकी की पूर्ति प्राप्त हुई है जो द्रवी मोम विधि से निर्मित है। जानते हैं द्रवी मोम विधि कहते हैं, जिनको भ्रष्ट पद्धति कहते हैं, जिसे कि हम बेल मेटल वगैरह मूर्ति बनाते हैं बेल मेटल के माध्यम से, तो उसी की बात कर रहे हैं। दक्षिण जिसे बस्तर क्षेत्र में हम जो मूर्ति बनाते हैं बेल मेटल वाला, ये उसी की बात कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं द्रविड़ मोम पद्धति, उसी को बोला जाता है ये, जिनको द्रविड़ मोम पद्धति फिर भ्रष्ट पद्धति जिनको कहते हैं, उसी की बात है। और एक्चुअल में ऐसे की मूर्ति मिली हुई है कहां पर से, मोहनजोदड़ो से। किसमें, वो कांसे की बनी हुई मूर्ति है, किसकी, नर्तकी की मूर्ति है। ये बिल्कुल सही बात कह रहा है, हड़प्पा काल में मिला हुआ है। और किससे, वो द्रवी मोम विधि से बनाई हुई मूर्ति मिली है कहां पर, मोहनजोदड़ो से, कांसे की मिली हुई है, नर्तकी की मूर्ति है। ये बिल्कुल सही है। उसके बाद तो इसका मतलब इसमें दो स्टेटमेंट हो गया, तो बी इसमें, ये तो केवल एक भी सही, तो बी नहीं आने वाला है और डी भी नहीं आने वाला, ये समझ लेना है हमें। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट, मृत्तर काल में मूर्ति निर्माण के केवल गंधार और मथुरा शैली का विकास हुआ था। देखो, मृत्तर काल का मतलब किस काल की बात कर रहे हैं, जिस समय जो है कुषाण वंश चल रहा है, इस समय शुंग वंश है, सातवाहन है, उसकी बात कर रहा है। मगर जानते हैं कि मृत्तर काल में जो है मूर्ति निर्माण के लिए केवल गांधार और केवल मथुरा बस विकसित नहीं हुए थे, इसमें अमरावती भी था। सातवाहन के संरक्षण में जो है अमरावती बहुत महत्वपूर्ण मूर्ति निर्माण के केंद्र बने थे। तो हमें इस बात को भी ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें केवल गंधार और मथुरा शैली विकसित हुआ ऐसा नहीं है मूर्ति निर्माण के लिए, इसमें जो है अमरावती भी मूर्ति निर्माण के महत्वपूर्ण केंद्र थे। तो उत्तर क्या आ जाएगा इसमें, इसमें केवल एक ही बस सही है। तो उत्तर क्या हो गया, ए। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये जो है हमारा इसमें भारतीय संस्कृति से संबंधित जो 5वां लेक्चर है, इसमें मैंने अब तक इसमें 100 क्वेश्चन अब तक कवर कर लिया। अब इसके बाद इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास में, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन और बना रखा है मैंने, उसमें से कुछ चीजों को थोड़ा समझाते हुए आगे बढ़ना है, तो उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।